सो गाइस लेट्स स्टार्ट अपना क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो ये पूरा चैप्टर है, इसके अंदर मतलब पूरा चैप्टर डिटेल में एक्सप्लेन होगा इधर। तो लेट्स स्टार्ट एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। तो चैप्टर 1 चैप्टर 2 में सिर्फ मैटर की बात की गई है। तो वो जो मैटर है वो किससे बना हुआ है? स्मॉल पार्टिकल्स। हमने जो पढ़ा था मैटर, वो हमने जो मैटर पढ़ा था एक पहले और दूसरे चैप्टर में, वो मैटर जो है किससे बना हुआ है? स्मॉल पार्टिकल्स। उन स्मॉल पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? एटम। ठीक है, तो इस चैप्टर आज के इस लेसन में एटम्स एंड मॉलिक्यूल में हम ये टॉपिक सारे कवर करने वाले। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, एटम्स, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल्स और ये सारे टॉपिक, आयन्स, वैलेंसी, रूल ऑफ, जितने भी एनसीईआरटी में हैं सारे के सारे, वो सारे कवर करेंगे आज। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन अपना पहला टॉपिक। तो एनसीईआरटी में क्लास 9 के बेसिस पे सिर्फ दो ही लॉ डिस्कस किए गए हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसे लॉ ऑफ डिफाइंड प्रोपोर्शन भी कहते हैं, याद रखना ये, क्योंकि 11th के बेसिस पे लॉ ऑफ डिफाइंड प्रोपोर्शन ही इसको बोला जाता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसके हिसाब से मास कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय इन एनी केमिकल रिएक्शन, यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन। अभी तक हमने कोई केमिकल रिएक्शन पढ़ी नहीं है। केमिकल रिएक्शन हम आगे जाके पढ़ेंगे चैप्टर 4 तक, तो नहीं क्लास 10th में हम बहुत डिटेल में केमिकल रिएक्शंस को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे हमें काम आएगा। अभी तक हमें सिर्फ बेसिस पे क्लास 9th में सिर्फ हमें कुछ कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, क्लास 10th में उसे अप्लाई करना होगा। तो अभी तो हमें यहाँ से सिर्फ थोड़ी मोटी चीज़ें हैं जो चैप्टर 3 के अंदर है, मतलब बहुत कम चीज़ें हैं, पर ज़्यादा से ज़्यादा डेफिनेशंस है, उन्हें हमें याद रखना है ताकि वो हमारे आगे काम आए। तो पहला जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसके हिसाब से, इस लॉ के हिसाब से मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डिफाइंड प्रोपोर्शन से कहते हैं, इसे लॉ ऑफ डिफाइंड प्रोपोर्शन भी कहते हैं। तो इसके हिसाब से द कंपाउंड आर कंपोज ऑफ 2 और मोर एलिमेंट एंड ईच सच एज कंपाउंड हैड द सेम एलिमेंट इन द सेम प्रोपोर्शन डजेंट डिपेंड ऑन द सोर्स ऑफ ऑप्टेन। तो ये डेफिनेशन के हिसाब से नीचे ही लिखा है, तो नीचे का अपने पढ़ते हैं। डेफिनेशन इतना बड़ा, फिर आगे अपने इसी का एक्सप्लेनेशन अपने एग्जांपल में है। तो एग्जांपल है जो अपना वाटर का H2O। तो H2O में जो रेशियो बताया ना आपको, ये 1:8 लिखा है, इस हिसाब से वो रेशियो, द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन के रेशियो क्या है, मतलब हाइड्रोजन का जो मास है उसके रेशियो में हम ऑक्सीजन का मास लेंगे तो क्या आएगा? जो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास अगर नहीं पढ़ा है तो अपने आगे जाके पढ़ लेंगे। अभी तक आपको मैं बता देता हूँ, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, ठीक है। बट इसमें 2 हाइड्रोजन है तो टोटल एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 2 हो गया, ठीक है। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, बट 2 हाइड्रोजन है, इसके लिए इसका टोटल एटॉमिक मास क्या हो गया? वाटर के अंदर हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन है 16, 2:16 होता है। जब वो 2 की टेबल से कटता है तो 1:8 आता है। 2:16 को आप काटोगे तो 1:8 आना है। तो ये जो 1:8 है, ये H2O के जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो है, ये है, और ये हमेशा फिक्स है। चाहे आप टैप वाटर उठा लो, चाहे आप सी वाटर उठा लो, चाहे आप कोई भी वाटर उठा लो, रेन वाटर जो है उसके अंदर जो H2O का मॉलिक्यूल है उसमें भी उसमें जो H2O है उसके अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, वो रेन वाटर के अंदर जो एक मॉलिक्यूल है H2O का, उसके जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है, ये वो भी 1:8 निकलेगा। और चाहे आप जाके सी वाटर को उठा लीजिए, उसके अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स H2O, उसका जो मास है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो में, वो भी 1:8 निकलेगा। तो यही चीज़ बताता है हमें लॉ ऑफ डिफाइंड प्रोपोर्शन की लॉ ऑफ डिफाइंड प्रोपोर्शन ये हमेशा ये बताता है कि किसी भी मॉलिक्यूल के मासेस का रेशियो जो है ये हमेशा ऑलवेज सेम रहता है, डिपेंड नहीं करता कि कौन से सोर्स से ऑब्टेन हो रहा है, चाहे वो रेन वाटर हो, टैप वाटर हो, कोई भी वाटर हो। अगर वो वाटर है तो उसके जो मास ऑफ हाइड्रोजन एंड मास ऑफ ऑक्सीजन है उसका रेशियो ऑलवेज 1:8 है, तो 1:8 ही रहेगा, फिक्स। और फिर इसके नीचे डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि लेट 9 ग्राम ऑफ वाटर व्हेन डिकम्पोज यानी कि उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उसको हम मतलब अलग अलग करें, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस करके एक प्रोसेस होता है, इससे हम वाटर को अलग कर सकते हैं। एडवांस लेवल पे ये नहीं है, मतलब हाँ, हम 10th के अंदर ही पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम पढ़ लेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो वो एक पूरे मतलब
होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, उसके अंदर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को वाटर के अंदर से अलग किया जाता है। तो 9 ग्राम ऑफ वाटर को जब हम डिकम्पोज करते हैं, अलग अलग करते हैं, तो उसमें हाइड्रोजन 1 ग्राम आता है, ऑक्सीजन 8 ग्राम आता है। तो देखो ऊपर भी यही है 1:8, यानी कि 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 8 ग्राम ऑफ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो एग्जाम्पल 1 से क्लियर होता है, एग्जाम्पल 1 से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहना चाहता है। ये कहना चाहता है, ये आपको ये कहना चाहता है कि वाटर का जो मॉलिक्यूल है H2O, उसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो मास है वो जिस रेशियो में है 1:8, वो फिक्स है। चाहे अब इस दुनिया में या पूरे कहीं से भी वाटर को लिया और उसका रेशियो चेक कर लो, तो 1:8 ही आना है। एग्जाम्पल सेकंड भी दे रखा है मैंने, अमोनिया, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो अमोनिया बना होता है NH3, तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है मैंने लिखा नहीं इधर, NH3, उसके अंदर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन ही होता है। तो इसका जो रेशियो है वो 4:3 है। ठीक है, ये हमेशा ऑलवेज यही रहेगा, चाहे आप अमोनिया कहीं से भी उठा लो, यहाँ से या आपके घर से ले लो, मतलब हो तो नहीं होगा, कहीं से भी उठा लो, किसी लेबोरेटरी में से उठा लो, और फिर कहीं दूर एक और ऑस्ट्रेलिया में लेबोरेटरी होगी वहाँ से भी उठा लो, उसके अंदर जो अमोनिया है और यहाँ पे जो अमोनिया है उसका रेशियो सेम ही आना है। ठीक है, जब हम उसके नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो लेंगे, क्यों? क्योंकि ये लॉ ऑफ डिफाइंड प्रोपोर्शन कहता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है, और लॉ ऑफ डिफाइंड प्रोपोर्शन मतलब उसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ डिफाइंड प्रोपोर्शन, ये बोलता है। तो दोनों लॉ क्लियर हो गए। फिर अपना आता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है डाल्टन सर ने दी थी। तो ही नेम द स्मॉल पार्टिकल एटम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सर डाल्टन से भी पहले बहुत लोग आए थे इस दुनिया में जिनने जो एटम की खोज कर दी थी, पर उनने वो डिफ़ाइन नहीं कर पाए थे। ये भी एक्सपेरिमेंटली तो नहीं बता सके एटम क्या है, पर इनने जो छोटे छोटे कण थे उनको नाम दे दिया। मैटर पहले के जो ओल्ड साइंटिस्ट थे उनने ये तो बोल दिया था कि मैटर भी छोटे छोटे कण से बना है, पर वो कण को कुछ नाम नहीं दे पाए। डाल्टन ने उसे नाम दिया एटम। तो ही नेम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम। हिज थ्योरी सजेस्ट एज फॉलोज, यानी कि इनकी जो थ्योरी इनने दी थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, सर डाल्टन ने जो थ्योरी दी थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, उसमें इनने क्या क्या बताया था? तो उनने बताया था कि ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। उनने बताया था कि जितने भी मैटर है इस दुनिया में वो सब किससे बने? एटम से बने हैं, विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। एटम आर इनडिविजिबल पार्टिकल। देखो इसमें मैंने हैशटैग दिया है, ये इसलिए दिया है क्योंकि ये जो पॉइंट है ये अभी तक के लिए तो सही है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर हम पढ़ रहे हैं, बट असल में बाद में ये प्रूव हो गया था कि एटम से भी छोटे और सब पार्टिकल्स हैं जो एटम के जिससे एटम बना है। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में सर ने तो ये बताया था कि एटम आर इनडिविजिबल पार्टिकल, बट ये असल में सच नहीं है। NCERT में भी लास्ट में बता दिया गया है कि एटम जो है वो भी सब पार्टिकल से बना हुआ है। तो एटम आर इनडिविजिबल पार्टिकल ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहती है, बट ये असल में गलत हो गया आज के टाइम में। Atoms of a given element are identical in masses and chemical properties। तो एटम जो है गिवन एलिमेंट के अंदर, मतलब जिस एलिमेंट के जो एटम है, ठीक है, जैसे कि आप कोई भी एलिमेंट उठा लीजिए, ठीक है, उसके अंदर जितने भी एटम होंगे, आप कैल्शियम उठा लीजिए, तो कैल्शियम के अंदर जितने छोटे छोटे एलिमेंट्स होंगे, एटम्स होंगे, कैल्शियम एक एलिमेंट उठा लीजिए, तो उसके अंदर जितने भी छोटे छोटे कैल्शियम से बने हुए कैल्शियम के एटम्स होंगे, उनका जो आइडेंटिकल इन मास होंगे, यानी कि सबका मास एक जैसा ही होगा, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी, ठीक है। तो एटम्स जो है एक एलिमेंट में खूब सारे, मतलब एक एलिमेंट के अंदर खूब सारे एटम्स होते हैं, ठीक है। एक एवोगैड्रो जितने नंबर के एटम्स होते हैं, वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, उसका हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसी चैप्टर में शायद डिस्कस करेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पर एक एलिमेंट में खूब सारे एटम्स होते हैं, वो सारे के एटम्स का जो मास होगा एक दूसरे से वो इक्वली होगा, मतलब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा से इक्वली होगा, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ उन सब एटम्स की सेम ही होगी। तो ये पॉइंट ये कहता है एटम्स ऑफ एन गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि एटम दूसरे एलिमेंट के, एक एलिमेंट के जो एटम हैं वो एक दूसरे से सेम होंगे, बट दूसरे एलिमेंट के जो एटम हैं उससे बहुत अलग होंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि ये एक एलिमेंट है और ये एक एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट जो है छोटे छोटे एटम से बना होगा, छोटे एटम से ये बना होगा,
और ये जो एलिमेंट है ये भी छोटे छोटे एलिमेंट से बना होगा। सॉरी ये जो एलिमेंट है ये भी छोटे छोटे एटम से बना होगा। इसमें जो एटम है वो एक दूसरे से समान है, इसके अंदर जो एटम है वो एक दूसरे से तो अपने अंदर समान है पर इससे बहुत डिफरेंट है। तो ये प्रॉपर्टी ये कहना चाहती है कि एटम जो है डिफरेंट एलिमेंट्स के, ये जो डिफरेंट एलिमेंट है तो इन दोनों में जो एटम्स होंगे, ठीक है, वो डिफरेंट होंगे मासेस से भी और केमिकल प्रॉपर्टीज से भी। बट जो इसमें इस एलिमेंट में जो इसमें एटम्स हैं वो आइडेंटिकली मासेस में और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सेम होंगे। ये थ्योरी कहना चाहिए, ये चारों पॉइंट मतलब ये 2 पॉइंट्स कहना चाहते हैं। ठीक है, आई होप समझ आया हो, नहीं है तो बता देना कमेंट में। और 5th पॉइंट है एटम कंबाइन इन अ रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। तो एटम जो है स्मॉल होल नंबर के रेशियो में ये फॉर्म होता है कंपाउंड बनाने के लिए। तो आपको पता ही होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट है कि स्मॉल एटम जो है कंबाइन होता है इन अ रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। ठीक है, फिर नेक्स्ट है व्हाट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी टेल। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हमें क्या बताती है? तो अ कंपाउंड और मिक्सचर इज कंपोज ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। ठीक है, तो हमें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या बताती है? तो हमें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ये बताती है कि अगर कोई भी कंपाउंड या कोई भी मिक्सचर या कोई भी एलिमेंट किससे कंपोज हुआ है? एटम से। फिर आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ एटम। ठीक है, तो एटम देखो, ये जो स्ट्रक्चर है मैंने इधर बनाया, इतना मेरे से इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं मेरी, बट मैंने जो ये इधर स्ट्रक्चर बनाया है ये एटम का स्ट्रक्चर है। इसमें देखो बीच में आपको एक ब्लैक डॉट दिख रहा होगा, ये दिख रहा है ना, तो ये ब्लैक डॉट और कुछ नहीं, इसे न्यूक्लियस कहते हैं। इसके जो मैंने बताया था ना सब पार्टिकल, यही है वो सब पार्टिकल्स, इसे न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, और इसके ये जो है ना आजू बाजू छोटे छोटे इन्हें इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ये सब पार्टिकल्स हैं एटम के जो बाद में डिस्कवर हुए थे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के। तो ये बाद में हुए थे, इसके लिए ये अपनी इस थ्योरी में बता नहीं पाए, इसके लिए वैसा लिखा है। बाकी ये सब पार्टिकल्स हैं एटम के। ठीक है, तो अब एटम को डिस्कस करते हैं। एटम द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर आर कॉल्ड एटम्स, यानी कि जो एक मैटर, जितने भी मैटर है इस दुनिया में, जितने भी मैटर है वो किससे बने हैं? उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन है? एटम, यानी कि वो किससे बने हैं? एटम से बने हैं। दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, यानी कि बहुत छोटे होते हैं, हमारी तो आंखों से भी नहीं दिखते। दे आर नॉट सीन बाय नेकेड आई, याद रखना, नेकेड आई से कभी नहीं दिखते, MCQ में पूछ लेते हैं। ठीक है, फिर एटम का इधर देखो, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, तो मैंने एग्जांपल भी दे रखा है एटम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का। ठीक है, एटम ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, यानी कितना छोटा है। और मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, हम जो वाटर पीते हैं ना, पानी जो पीते हैं ना, उस पानी के एक मॉलिक्यूल, ठीक है, एक मॉलिक्यूल जो है वो कितना बड़ा है? 10⁻⁻9 मीटर, इतना छोटा मॉलिक्यूल। मोस्ट एटम ऑफ एन एलिमेंट आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी कि कुछ बहुत सारे तो नहीं पर कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, यानी कि नेचर में डायरेक्टली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, एक कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा N2 नाइट्रोजन गैस। तो ये N2 का मतलब क्या है? दो नाइट्रोजन के जो एटम हैं वो साथ में मिलके एक नाइट्रोजन गैस फॉर्म किए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एक नाइट्रोजन का जो एटम है वो इंडिविजुअली यानी कि इंडिपेंडेंटली जो है एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसलिए वो क्या करता है? एक दूसरे नाइट्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन फॉर्म करता है, यानी कि दूसरे नाइट्रोजन के एटम के साथ क्या करता है? जुड़ता है और एक मॉलिक्यूल फॉर्म करता है, N2 नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो ये इसका अच्छा एग्जांपल हो गया। फिर सिंबल ऑफ एटम्स, ये तो अपनी बुक में देख लेना, मैंने 3 दे रखे हैं, NCERT में बहुत अच्छे से बहुत सारे दे रखे हैं। ये एग्ज़ाम में पूछते नहीं जनरली, इसलिए मैंने बताया नहीं, बाकी MCQs में पूछ सकते हैं, बस ज़्यादातर तो नहीं पूछते हैं। सिंबल ऑफ एटम, हाइड्रोजन का ये दे रखा है, फास्फोरस का, कॉपर का, आगे जाके तो शायद नहीं काम आएंगे। ठीक है, सर अभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार बुक में देख लेना। फिर नोट है कि IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इधर केमिस्ट्री आएगा, कैम नहीं है, ये केमिस्ट्री आएगा, इधर कट गया, ये PDF बनाते शायद ये यहाँ से साइड से कट गया। ठीक है, तो IUPAC का नेम है ये, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या है IUPAC? तो ये इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो नेमिंग करती है किसी भी कंपाउंड का। हमने देखा है ना, जैसे कि NaCl पता होगा, नमक,
तो ये NaCl नाम कैसे आया, या कोई भी एलिमेंट, कोई भी कंपाउंड का नाम कैसे रखा जाता है, तो IUPAC उसका नाम रखती है, इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो नेमिंग करती है, ठीक है। फिर और भी नोट है यहाँ पे, और नोट का मतलब क्या है, काम की बात आप बोल सकते हो, KKB, ठीक है। मैं आगे जाके अगर किसी नोट्स में KKB लिखूँ तो समझ आना कि नोट ही है वो, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स KKB, काम की बात, ठीक है। तो टॉपिक में देखते हैं हम, ये आगे देखते हैं नोट। द फर्स्ट लेटर ऑफ ए एलिमेंट इज़ ऑलवेज कैपिटल एंड द सेकेंड लेटर ऑफ ए एलिमेंट इज़ ऑलवेज स्मॉल। यानी कि जैसे कि नीचे देखो मैंने एग्जांपल दे रखा है, पूरे पॉइंट पे जैसे समझा रखा है मैंने। जैसे कि एल्यूमिनियम आपको पता होगा एक एलिमेंट है, ठीक है। तो उसे हम कैसे लिखते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं, इस Al की फॉर्म में लिखते हैं। ऐसा क्यों, हम इसको इस फॉर्म में क्यों नहीं लिखते, तो ये एक मतलब एक पॉइंट है, या एक रूल है आप बोल सकते हो केमिस्ट्री का, क्या कि जो फर्स्ट लेटर होता है ना किसी भी एलिमेंट का, वो हमेशा कैपिटल होगा, और जो सेकंड लेटर होगा वो हमेशा स्मॉल होगा। जैसे कि कैल्शियम मैंने दे रखा है दूसरा एग्जांपल, उसमें देखो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ये जो कैल्शियम जो एलिमेंट है, इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है, ठीक है, और जो सेकेंड लेटर है इस एलिमेंट का वो स्मॉल है। तो ये केमिस्ट्री का एक रूल है कि हमें अगर कोई भी कंपाउंड, कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा, सेकंड लेटर हमेशा स्मॉल होगा, ठीक है। और कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके तो एक ही लेटर होता है, तो वो एक लेटर हमेशा कैपिटल रहता है, ठीक है। एग्जांपल हाइड्रोजन, उसका एक ही एलिमेंट है तो हमेशा कैपिटल रहता है, H, ठीक है। फिर दूसरा एक और पॉइंट दे रखा है, मैनी सिम्बॉल्स हैज़, ये अलग अलग पॉइंट्स हैं, ये नोट के अलग अलग पॉइंट्स हैं, तो अलग अलग करके ही लिखना, ठीक है। नोट्स बहुत अच्छे बनाए मैंने और बहुत मेहनत से, ठीक है। आगे चलते हैं। मैनी सिम्बॉल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द नेम्स ऑफ एलिमेंट इन लैटिन, जर्मन और ग्रीक, ठीक है। तो बहुत से सिम्बॉल्स जो है, ठीक है, उसके जो नेम्स है, ठीक है, जैसे मैं आपको अपने हिसाब से समझाता हूँ अच्छे से। कोई भी मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका नाम जो है, मतलब जिनका जो सिम्बॉल है उनके हिसाब से उनके जैसा नहीं दिखता, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो लैटिन, जर्मन और ग्रीक में डिस्कवर हुए थे, बाद में उनका नाम तो चेंज कर दिया पर उनका सिम्बॉल वही रखने दिया हमने। जैसे कि आयरन है, ठीक है, तो आयरन जो है वो लिखा तो इस फॉर्म में जाता है, ठीक है, बट उसका सिंबल क्या है, Fe, ठीक है, उसको Fe से डिनोट करते हैं आयरन को। क्यों, क्योंकि उसका जो लैटिन में नेम था, क्योंकि लैटिन डिस्कवरी है, लैटिन के अंदर इसका मतलब लैटिन डिस्कवरी है, तो लैटिन नेम ही इसका रखा गया था फेरियम। तो इसका बाद में तो नाम चेंज कर दिया गया, आयरन रख दिया गया, तो कॉमन नेम रख दिया ताकि पूरी दुनिया जब पढ़े तो इसको आयरन ही बोले, बट इसका जो सिंबल है उससे Fe ही रहने दिया, ठीक है। फिर दूसरा हम पढ़ते हैं, इधर देखो सोडियम। तो सोडियम जो है उसको हम लिखते हैं Na है, ठीक है, उसका जो सिंबल है वो Na है। क्यों, क्योंकि लैटिन नेम है इसका नेट्रियम, ठीक है। तो जब ये पहले डिस्कवर हुआ था उसका नाम नेट्रियम था, लैटिन नेम था, बाद में उसका नाम चेंज कर दिया गया सोडियम, पर उसका जो सिंबल है वही रहने दिया Na, ठीक है। और कुछ ऐसे एग्जाम्पल जैसे हमने आगे ऊपर पढ़ा था, जैसे कैल्शियम, तो उसका सिंबल क्या है, Ca, एल्यूमिनियम इसका है Al, तो इनका तो इनके नाम में ही है, देखो Ca, कैल्शियम में हमें पता, कैल्शियम का Ca है तो उसके नाम से पता चल जाता है, एल्यूमिनियम का Al है उसके नाम से पता चल जाता है। बट कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका जो नाम है और उनका जो सिंबल है वो बहुत डिफरेंट दिखते हैं। क्यों, क्योंकि उनका जो सिंबल है वो लैटिन, जर्मन और ग्रीक से लिया गया है, ठीक है, उनका सिंबल वहाँ से लिया गया है इसकी वजह से, ठीक है। तो आई होप ये नोट भी समझ आ गया होगा। फिर आगे चलते हैं, एटॉमिक मास, अपना नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक मास। तो ये प्रपोज किया गया है, प्रपोज्ड बाय डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, यानी कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से ही इस एटॉमिक मास की थ्योरी डिस्कवर हुई थी, ठीक है, प्रपोज्ड बाय डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो एटॉमिक मास कहाँ से प्रपोज किया गया, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से इसको मतलब इसको खोजा गया है, प्रपोज किया गया है, ठीक है। तो एटॉमिक मास, ठीक है, ये तो कोई पूछता नहीं, सिर्फ बताने के लिए था एटॉमिक मास। तो आगे चलते हैं, एटॉमिक मास की क्या पॉइंट्स है। तो एवरी एटम हैव मास, दैट मास इज़ कॉल्ड एटॉमिक मास, ठीक है। ये तो मैंने अपने हिसाब से बनाई थी ताकि हमें समझ आ जाए, ठीक है, एग्जाम में नहीं लिख के आनी है, एग्जाम में सिर्फ ये लिख के आनी है, कौन सी, एवरी एटम हैव एटॉमिक मास, ठीक है, एग्जाम में सिर्फ ये लिख के आनी है कि एवरी एटम हैव एटॉमिक मास, ठीक है। बाकी मैंने तो आपको समझाने के लिए लिखा है क्या, कि एवरी एटम हैव मास, ठीक है, सब एटम के पास मास हो गए। तो सिंपल सी बात है कि हर किसी एटम क्या है, एक
एटम के पास खुद के पास भी तो मास होगा ना, ये बात तो सच है कि हर चीज़ के पास मास होता है, तभी उसे हम कह सकते हैं कि वो मैटर है, ठीक है। मैटर से भी छोटी सा पार्टिकल है एटम, ठीक है। तो हर चीज़ के पास मास होता है, ये तो बात सच है। तो एटम के पास भी अपना मास होगा, उसी मास को, एटम का जो मास है उसी मास को एटॉमिक मास कहते हैं, ठीक है। एटम के पास भी अपना मास होता है, और जो वो एटम के पास भी अपना मास होता है, और उसके मास को हम एटॉमिक मास कहते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक मास क्या है, और कुछ नहीं, सिर्फ एटम का मास, ठीक है। तो एवरी एटम हैव एटॉमिक मास, ठीक है। तो आगे चलते हैं। द एटॉमिक मास यूनिट ऑफ एटम इज़ AMU, ठीक है, बट लेटेस्ट बाय IUPAC इज़ U, ठीक है। जैसे कि हमारा हम जैसे ह्यूमंस हैं, तो हमारा वेट किस में नापा जाता है, हमारा वेट किस में नापा जाता है, केजी में, ठीक है। तो केजी क्या है, हमारा ऐसा यूनिट है ना। तो वैसे ही जो एटम है उनका जो मास है किस में नापा जाता है, एटॉमिक मास में, ठीक है। और एटॉमिक मास का यूनिट क्या है, AMU, ठीक है। और ये पहले यूनिट था, अभी जो लेटेस्ट IUPAC ने डिस्कवर किया है वो U है, यूनिफाइड मास। यानी कि पहले जो लोग थे वो AMU यूज़ करते थे एटॉमिक मास की यूनिट, बट आज के टाइम में उसे चेंज कर दिया गया है और IUPAC ने उसको U कर दिया गया है, यूनिफाइड मास, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। जैसे हम ह्यूमंस है तो हमारा जो वज़न है, हमारा जो वज़न है वो वेट में नापा जाता है, वैसे ही एटम का जो वज़न है, मास है, वो किस में नापा जाता है, एटॉमिक मास में, ठीक है। हमारा जो यूनिट है, ठीक है, हमारा जो वज़न वेट में नापा जाता है उसका यूनिट क्या है, केजी। तो उनका जो वज़न एटॉमिक मास में नापा जाता है उसका यूनिट क्या है, U, ठीक है, वो U, ठीक है। तो द एटॉमिक मास यूनिट ऑफ एन एटम इज़ U, ठीक है। NCERT में AMU दे रखा है, तो अब चाहे तो एग्ज़ाम में सिर्फ AMU ही लिखना, ठीक है। एग्ज़ाम में सिर्फ AMU ही लिखना है कि NCERT में AMU दे रखा है, वरना मैं भी नहीं बताता। मैंने इसलिए बताया क्योंकि एग्ज़ाम में NCERT में AMU दे रखा है। और ये पूरे के पूरे नोट्स जो मैंने बनाए ये NCERT प्रेफरेंस से ही बनाए हैं, यानी कि NCERT को मैंने खोला, पढ़ा और उसके हिसाब से ही नोट्स बनाए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें सिर्फ NCERT काम आती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। एक और पॉइंट दे रखा है मैंने एटॉमिक मास का, क्या कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज़ इक्वल टू 1/12 मास ऑफ द 1 कार्बन 12 एटम, ठीक है। कार्बन 12 एटम क्या है, ये कार्बन नहीं है, कार्बन का आइसोटोप्स है, ठीक है। कार्बन के भी 3 अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। कार्बन के भी 3 अपने अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। उन तीनों टाइप्स में से एक टाइप जो है वो है कार्बन 12 एटम, ठीक है। उस कार्बन 12 एटम का 1/12 मास जो है वो इक्वल होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट के, ठीक है। अब इस चीज़ को तो आप याद रखो, ठीक है। बाकी इसको समझा तो मैं दूँगा, बाकी इसको आप याद रखना अच्छे से, ठीक है। अब इसको समझते हैं अच्छे से। तो देखो मैंने इधर एग्जांपल दे रखा है वाटरमेलन का, NCERT में भी वाटरमेलन का एग्जांपल दे रखा है, ठीक है। तो मैंने इधर एग्जांपल दे रखा है वाटरमेलन का। तो देखो वाटरमेलन जो होता है उसको जब हम कट करेंगे 12 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है, 12 इक्वल पार्ट्स में हम वाटरमेलन को कट करेंगे, ठीक है। तो ये देखो मैं वाटरमेलन का इमेज वापस अलग ले आया, थोड़ा गड़बड़ी हो गया सिस्टम में, इसलिए सॉरी गाइस, ठीक है। तो इसमें देखो ये 12 इक्वल पार्ट्स में मैंने वाटरमेलन को काट दिया। इसका जो ये एक पार्ट है, ठीक है, तो इसके 12 पार्ट्स में से इसका ये जो एक पार्ट है इस वाटरमेलन का, ठीक है, ये इक्वल है बाकी सारे के सारे तरबूजों, बाकी सारे के सारे जितने भी फ्रूट्स हैं ना उस सेलर के पास, उससे, ठीक है। तो एक वाटरमेलन को, ठीक है, एग्जांपल है, ठीक है, एक वाटरमेलन को 12 इक्वल पार्ट्स में काट दिया और उसका एक पार्ट, ठीक है, 1/12 पार्ट, ठीक है, एक पार्ट जो है उसके अदर जितने भी फ्रूट्स हैं, ठीक है, उन सब के इक्वल है, ठीक है। वैसे ही देखा, और 12 अदर फ्रूट्स मतलब 1/12 वाटरमेलन जो है, वाटरमेलन का 1/12 पार्ट जो है अदर सारे फ्रूट से है, अदर सारे फ्रूट जितने भी है उसके इक्वल है, ठीक है। वैसे ही 1/12 मास जो है कार्बन 12 एटम का वो इक्वल है 1 एटॉमिक मास यूनिट के, यानी कि अदर जितने भी जितने एटम्स है ना उनके एटॉमिक मास से किससे इक्वल है, 1/12 मास ऑफ दी 1 कार्बन 12 एटम, ठीक है। यही चीज़ साइंटिस्ट ने यूज़ की कि 1/12 मास जो है 1 कार्बन एटम का वो इक्वल किया जितने भी अदर एटम्स हैं उनके एटॉमिक मास से, ठीक है। जिससे क्या हुआ, वो अदर जितने भी अलग अलग एटम्स हैं ना उनको वो वजन दे, मतलब एटॉमिक मास दे पाए, ठीक है।
तो ये एग्जांपल था, आई होप समझ आ गया होगा कि वाटरमेलन को जब मैंने 12 इक्वल पार्ट्स में काटा तो उसका जो एक अपने जो हिंदी में बोलते हैं स्लाइस, हिंदी इंग्लिश में स्लाइस बोलते हैं फाड़ी, ठीक है, एक फाड़ी जो थी, ठीक है, 1/12 पार्ट जो था वाटरमेलन का, वो अदर जितने भी उसके पास फ्रूट थे, 12 ही फ्रूट थे उसके पास, इसलिए मैंने 12 लिखा, ठीक है, तो अदर जितने भी फ्रूट्स थे उसके पास उसके इक्वल था, ठीक है। वैसे ही कार्बन 12 एटम जो है, एक कार्बन 12 एटम, उसका 1/12 जो पार्ट है, ठीक है, उसका मास इक्वल है जितने भी एटम्स हैं उनके एटॉमिक मास यूनिट से, ठीक है। ये चीज़ साइंटिस्टों ने यूज़ की थी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज़ इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, ठीक है, 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, ठीक है। आगे चलते हैं मॉलिक्यूल्स पे, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स क्या है? अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स, ठीक है। तो एटम्स हमने अभी तक इतना पढ़ा है कि सबसे छोटा अभी तक हमने ये पढ़ा है कि सबसे छोटा कण जो है, ठीक है, वो एटम है, ठीक है। सबसे छोटा पार्टिकल, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल अभी तक हमने क्या पढ़ा है? एटम, ठीक है। तो जब 2-3 एटम एक साथ मिलते हैं, ठीक है, तब क्या बनता है? एक मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये छोटे छोटे क्या है? एटम है, ठीक है। ये जब ये तो एलिमेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उनके अंदर छोटे छोटे एकदम, मतलब उनके अंदर जो है 6.022 × 10⁻23 एटम्स है, ठीक है, उनके अंदर। वो जब दूसरे एटम के उन कणों से मिलते हैं तब जाके वाटर बनता है, ठीक है। बहुत यूज अंदर चला गया मैं, सॉरी। तो आप ये मान के चलो, हाइड्रोजन जो है और ऑक्सीजन जो है, तो हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम जब एक दूसरे से मिलता है तब वाटर बनता है, ठीक है। तो H2O जो है वो एक मॉलिक्यूल है, उसमें 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का जो एटम है वो एक दूसरे से मिलता है और H2O फॉर्म करता है, ठीक है, यानी कि एक मॉलिक्यूल फॉर्म करता है, ठीक है। दूसरे का एग्जाम्पल देता हूँ, कार्बन का एटम, ठीक है। पहले जो मैंने बोला था, सॉरी उसके लिए थोड़ा मिक्स हो गया था, मैं थोड़ा डीप और बहुत यूज डीप में चला गया था, उसके लिए सॉरी, भूल गया था। अभी हमें सिर्फ बेसिक क्लियर करना है, ठीक है। क्लास 9 के अंदर सिर्फ बेसिक क्लियर करना है, मैं थोड़ा अंदर ही चला गया था डीप, सॉरी। H2O का मैंने जो अभी एग्जांपल दिया वो एक अच्छा बेस्ट एग्जांपल था। दूसरा भी जो दूसरा मैं एग्जांपल देता हूँ वो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्या था? CO2 का, ठीक है। तो CO2 जो है वो किससे बना है? 1 कार्बन एटम और 2 ऑक्सीजन एटम से। जब 2 ऑक्सीजन के एटम और 1 कार्बन एटम जब एक दूसरे से मिलता है तब CO2 फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसमें और भी पॉइंट्स दे रखे हैं, क्या? इन मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम हैव स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स, यानी कि मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके अंदर जो एटम है, जैसे कि CO2, उसके अंदर 2 एटम है ऑफ ऑक्सीजन है, 1 कार्बन एटम है, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, एक कार्बन और दोनों ऑक्सीजन एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी कि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है उन एटम्स के बीच में, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स के जो एटम्स होते हैं उनमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स शो, ठीक है, ओके, शो नहीं, मैंने शेयर ऐसा कुछ लिख दिया ना, सॉरी, शो होगा ये मैंने लिखना तो वही चाहा था पर ऐसा हो गया, सॉरी। यहाँ पे शो होगा, ठीक है, याद रखना। अब तो लिख नहीं जा सकता, अभी तो लिखा नहीं जा सकता मुझसे, पर याद रखना है, शो होगा, SHOW, ठीक है। तो मॉलिक्यूल शो ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड, ठीक है। तो मॉलिक्यूल कंपाउंड का एक छोटा कण है मॉलिक्यूल भी, ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूल भी तो एक छोटा सा पार्ट ही हुआ ना कंपाउंड का, क्योंकि कंपाउंड किससे फॉर्म होता है? छोटे छोटे एटम्स के मिलने से, और छोटे छोटे एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल एक छोटा सा पार्ट ही है कंपाउंड का, तो कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज़ मॉलिक्यूल्स तो शो करेगा ही करेगा। तो ये तो सीधी सी बात है कि मॉलिक्यूल शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, ठीक है। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। तो सीधी बात है, मैंने आपको बताया एक एग्जांपल अभी दिया, जैसे कि ऑक्सीजन है, एक एटम ऑफ ऑक्सीजन और दूसरा एटम ऑफ ऑक्सीजन, ये मिलके क्या बनाएंगे? O2। तो ये बेस्ट एग्जांपल है किसका? कि एटम्स ऑफ एन सेम एलिमेंट
जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स O एंड O, ठीक है। ये दो एटम मिलके एक ये दोनों जो एटम्स, ये दोनों जो एटम्स है, ठीक है, एक किसी एलिमेंट के ये दोनों जो एटम्स हैं वो सेम एलिमेंट्स के, ठीक है, ये जो एटम्स है वो फॉर्म करेंगे मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अच्छे से समझाता हूँ एक बार, अच्छे से समझाता हूँ एक बार। ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे O2, तो O2 बन गया, ठीक है, और HOH ये मिलके क्या बनाएंगे H2O, दोनों ही मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है, दोनों ही मॉलिक्यूल हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल है ये किससे बना है, दो ऑक्सीजन एटम से, यानी कि दो सेम एटम से बनके ये मॉलिक्यूल बना है, ठीक है। और जो H2 है वो कैसे बना है मॉलिक्यूल, दो सेम एलिमेंट और एक डिफरेंट एलिमेंट से, ठीक है, यानी कि दो तो सेम एटम्स हैं बट एक एटम डिफरेंट है, ठीक है। बट जो O2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, O2 मॉलिक्यूल वो दोनों सेम एटम से बना है। तो जो O2 का एग्जांपल जो मैंने दिया ना वो पहले वाले को समझाने के लिए, और जो H2 का दिया वो इस वाले को समझाने के लिए, ठीक है। तो आई होप समझ आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, यानी कि ऑक्सीजन का जो मैंने एग्जांपल दिया कि सेम एलिमेंट मिलके भी मॉलिक्यूल फॉर्म कर सकते हैं, और जो H2 का जो एग्जांपल दिया कि डिफरेंट एटम्स मिलके भी मॉलिक्यूल फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम एटम्स मिलके भी मॉलिक्यूल फॉर्म कर सकते हैं और डिफरेंट एटम मिलके भी मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर नोट। क्या है बाइनरी कंपाउंड, ठीक है। तो ये अपना NCERT के अंदर एक छोटा सा टॉपिक नहीं है, मतलब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दे रखा है बाइनरी कंपाउंड, ठीक है। तो उसको हम समझ लेते हैं। क्या पता एग्जाम में पूछ ले एक मार्क के लिए। तो द सिंपलेस्ट कंपाउंड, ठीक है, जो सिंपल कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, विच आर मेड अप ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड, ठीक है। तो जो सिंपलेस्ट कंपाउंड होते हैं, ठीक है, जैसे NaCl, ठीक है, जब वो डिफरेंट एलिमेंट से मिलके बने होते हैं उन्हें हम बाइनरी कंपाउंड कहते हैं। तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 10th के बाद तो कभी काम ही नहीं आती है, इनफैक्ट 9th के अंदर भी कहीं काम नहीं आती है, ठीक है। सिर्फ मैंने समझाने के लिए बता दिया कि द सिंपलेस्ट कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड, ठीक है। तो ये चीज़ भी समझ आ गई होगी अच्छे से कि जो सिंपलेस्ट कंपाउंड है, ठीक है, जो दो अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट से बनता है, दो अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट से बनने वाला सिंपल सा कंपाउंड को हम बाइनरी कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। नोट था, अगर नहीं भी समझ आए तो छोड़ दो, इतना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। एग्ज़ाम में कहीं नहीं पूछते, फिर भी 1 मार्क में पूछ सकते हैं इसलिए बता दिया, बाकी तो इतना कोई नहीं पूछता, ठीक है। अब आगे चलते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक पे अपने आयंस, ठीक है। तो आयंस क्या होते हैं, तो इसमें देखो मैंने सबके अंदर पहले मैंने डेफिनेशन दी, एटम के अंदर दी, मॉलिक्यूल्स के अंदर दी, अब आयंस के अंदर दे रहा हूँ। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे वैलेंसी, तो उसके अंदर भी मैंने दे रखी है। थर्ड चीज़ के अंदर डेफिनेशन दी, तो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है 9th के अंदर, ठीक है। तो आयंस की सबसे पहले डेफिनेशन दी है मैंने, कंपाउंड कंपोज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, दे कंटेन चार्ज, दिस चार्ज इज ऑल्सो नोन एज आयंस, ठीक है। तो ठीक बात आई। अब अपने सही से पढ़ते हैं क्या कि जो कंपाउंड होता है, ठीक है, जैसे कि मैं एक कंपाउंड ले लेता हूँ, सबको पता होगा, कॉमन कंपाउंड ले रहा हूँ NaCl, ठीक है। तो NaCl में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है Na और एक होता है Cl, ठीक है। तो जो ये Cl है, ठीक है, ये एक नॉन मेटल होता है, और Na जो है ये मेटल होता है, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में मतलब 10th के अंदर पढ़ेंगे। सिर्फ अभी इतना जान लो कि आपका जो ये Na है ये क्या है, नमक है आपका, ठीक है। हम जो घर में नमक खाते हैं उसका जो केमिकल नेम है वो NaCl है, ठीक है। तो ये जो NaCl कंपाउंड है, ठीक है, NaCl कंपाउंड जो है वो किससे बना होता है, एक Na एलिमेंट से और एक Cl एलिमेंट से, ठीक है। और जो Cl एलिमेंट है ये नॉन मेटल होता है और Na एलिमेंट जो है ये मेटल होता है। दोनों के ऊपर अपना अपना चार्ज होता है, ठीक है, दोनों के ऊपर अपना अपना चार्ज होता है। मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और नॉन मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और इसी चार्ज को हम कहते हैं आयन, ठीक है, इसी चार्ज को, ठीक है। बहुत जितने भी मेटल्स हैं ना इस दुनिया में उनको मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। बट इसके बारे में अभी इतना डिस्कस नहीं करना हम, इसके बारे में इतना मैं डिस्कस नहीं करना, अपने जब 10th में आएंगे तब इसको डिटेल में एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक सिर्फ इतना जान लो कि
NaCl जो कंपाउंड है, ठीक है, वो किससे बना हुआ है, Na और Cl एलिमेंट से, ठीक है। Na एलिमेंट जो है उसका वो क्या है, मेटल है, ठीक है, और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और वही पॉजिटिव चार्ज जो है उसे हम कहते हैं आयन, ठीक है। और जो नॉन मेटल है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और उसी नेगेटिव चार्ज को हम कहते हैं आयन, ठीक है। तो क्लियर हो गया क्या होता है आयन। कोई भी कंपाउंड के एलिमेंट्स के ऊपर जो चार्ज होता है, ठीक है, कोई भी कंपाउंड के एलिमेंट्स के ऊपर जो चार्ज होता है उससे हम क्या कहते हैं, आयन। 2 मिनट रुकना गाइस, ये हटाना है, हट गया, ठीक है। आगे चलते हैं, आयंस क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, एन आयन कैन बी नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज। तो मैंने आपको बता दिया मेटल जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और नॉन मेटल नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने क्लियर कर ही दिया पॉइंट। आगे चलते हैं, आयंस में कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल चार्ज एटम और आयंस में इन ग्रुप ऑफ एटम दैट हैव अ नेट चार्ज ऑन एटम, ठीक है। तो इसको भी क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेता हूँ कैल्शियम का Ca। तो ये जो एटम है, ये जो एलिमेंट है, ठीक है, मैं इसे एलिमेंट ही बोलूँगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा अपने को अच्छे से समझ आएगा। तो ये जो एलिमेंट है, ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज एलिमेंट होता है, ठीक है। बट जो NaCl कंपाउंड है, ठीक है, वो न्यूट्रल कंपाउंड होता है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलके एक दूसरे को मतलब ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, और एक न्यूट्रल चार्ज बन जाता है इसके ऊपर। तो ये जो कंपाउंड है इसके ऊपर भी चार्ज है, पर ये न्यूट्रल कंपाउंड है, ठीक है। और Ca जो एक एलिमेंट है उसके ऊपर भी चार्ज है, पर वो और वो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये पॉइंट यही समझाना चाहता है कि चाहे कोई ग्रुप ऑफ एटम हो, कंपाउंड, या फिर एक सिंगल एटम हो, सबके ऊपर चार्ज होता है, ठीक है। आप एलिमेंट बोलो, एटम बोलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आगे जाके डिटेल में समझेंगे कि ये सब चीज़ें हैं क्या, अभी तो हमें सिर्फ बेसिक पढ़ना है, ठीक है। तो एक एटम के ऊपर चाहे पॉजिटिव, ठीक है, और एक ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर भी चार्ज हो सकता है, ठीक है, नेट चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ज़्यादातर हम जो ग्रुप ऑफ एटम बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि NaCl हमने बनाया, CO2 बनाया, ठीक है, एक ऊपर हमने NH3 भी पढ़ा था, अमोनिया, हम न्यूट्रल ही बनाते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जब भी कंपाउंड बनते हैं ना, उनका जो नेट चार्ज होता है हमेशा न्यूट्रल रहता है, याद रखना, उनके आयंस का जो नेट चार्ज होता है न्यूट्रल रहता है। बट जो सिंगल चार्ज एटम होते हैं ना, NaCl, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं वैलेंसी पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वैलेंसी। तो इसके ऊपर तो ज़्यादा कुछ दे ही नहीं रखा चैप्टर के अंदर। क्या है, सिर्फ कंबाइनिंग पावर और अ कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी, यानी कि किसी भी पार्टिकल की कंबाइनिंग कैपेसिटी, ठीक है, जैसे कि Na की है, Na जो एटम है, ठीक है, Na जो एटम है उसकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो किससे जुड़ सकता है, वो सिर्फ एक Cl से जुड़ सकता है, तो NaCl बना दिया। ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ NaCl से जुड़ सकता है, बट उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी की वो Cl से जुड़ सकता है, ठीक है। तो क्यों है, क्योंकि उसकी जो वैलेंसी है ऐसी, ठीक है, उसको हम डिटेल में चैप्टर 4 के अंदर पढ़ेंगे। वैलेंसी का बहुत अच्छा टॉपिक दे रखा है चैप्टर 4 में, सिर्फ यहाँ पे एक डेफिनेशन दे रखी है, क्या, द कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी, ठीक है। किसी भी एलिमेंट की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ने की, उसे हम वैलेंसी कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, राइटिंग अ केमिकल फार्मूला रूल्स, ठीक है। तो हम जो अब केमिकल फार्मूला लिखेंगे, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, या सॉरी 2 एलिमेंट के मिलके जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसका, वो कैसे लिखा जाता है। जैसे कि मैं बोल दूँ सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का जो सोडियम क्लोराइड उसमें क्या है, Na और Cl है, ठीक है, 2 एलिमेंट है, बट इन दोनों एलिमेंट के मिलने से कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है, NaCl, ठीक है। तो इसको हम सीखेंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है NaCl2 भी तो हो सकता था, Na और Cl की पावर नीचे 2, ऐसे भी तो हो सकता था, बट ऐसे हुआ नहीं, ये गलत है, NaCl ही बना। और ऐसा क्यों बना, तो इसके रूल्स है, इसका एक मेथड है इसको बनाने का, वो हम सीखेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे हम, ठीक है। अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राइटिंग अ केमिकल फार्मूला रूल्स नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय।